नमस्कार सभी को। दोस्तों कहते हैं तस्वीरें शब्दों से ज़्यादा बयां करती हैं। यही चीज़ हुआ है जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जिन्हें दुनिया में एमबीजेड भी कहा जाता है और आगे इस वीडियो में भी हम एमबीजेड वर्ड ही यूज करेंगे। ये बेसिकली यूएई के राजा हैं, इनके नाम से भी दुनिया इनको जानती है। ये भारत की सरजमी पे मात्र 3 घंटे के लिए आते हैं और फिर भी प्रधानमंत्री खुद सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उनको रिसीव करने रनवे तक जाते हैं। और मोदी जी ने न केवल उन्हें गले लगाया है बल्कि सोशल मीडिया एक्स पे तस्वीर साझा करते हुए एमबीजेड को अपना भाई कहकर संबोधित किया है। अच्छा, वह ये नहीं कहा है कि मैं अपने भाई को कपड़ों से पहचान लेता हूँ। खैर, ये दौरा खास क्यों है, और ये दौरा सबसे बड़ी बात है कि 3 घंटे का था। जबकि हम देखते हैं कि जनरली जब कोई हेड ऑफ स्टेट विजिट करता है किसी देश को तो एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन 3 दिन इतना तो रुकता ही है। लेकिन महज 3 घंटे की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है जो भारत और यूएई के रिश्ते में नई इबारत लिख रहा है। सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे देश के अंदर रहने वाला मुसलमान उसको मोदी जी कपड़ों से पहचानते हैं, लेकिन देश के बाहर के मुसलमान के मोदी जी गले पड़ जाते हैं, आई मीन गले लग जाते हैं, उसको अपना भाई कहते हैं। तो हम भी यही कहते हैं कि मोदी जी देश के अंदर भी उतना ही भाईचारा दिखाओ जितना आप बाहर खासतौर पे अरब देशों में दिखा रहे हैं। खैर, हुआ क्या है इस मीटिंग में, पहले ये समझते हैं। तो देखिए, मीटिंग जैसा कि मैंने कहा केवल 3 घंटे की थी। शाम को करीब 4:30 बजे एमबीजेड का विमान भारत में लैंड करता है दिल्ली में, और शाम को 7:30 बजे वो वापस भी चले जाते हैं। लेकिन इस छोटे से समय में प्रधानमंत्री खुद उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाते हैं, उनको गले लगाते हैं, फिर अपनी गाड़ी में बैठा कर साथ लेकर आते हैं। और डिप्लोमेसी में ये जो छोटे छोटे जेस्चर होते हैं इनकी बड़ी वैल्यू होती है, जो ये बता रहा है कि यूएई अब भारत के लिए केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पिलर बन चुका है। कैसे बन चुका है? क्योंकि राष्ट्रपति एमबीजेड का पिछले 10 सालों में ये भारत का 5वां दौरा है, मतलब हर 2 साल में एक बार तो आ ही जा रहे हैं। और हमारे विदेश मंत्रालय ने भी उनकी विजिट को सब्सटेंसिव करार दिया है। क्यों दिया है वो मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। सबसे पहली बात, इस मुलाकात से सबसे बड़ा हासिल क्या हुआ है? तो इस मुलाकात से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है एनर्जी सिक्योरिटी को। भारत और यूएई ने 10 साल के लिए एक बड़े एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है, जिसके मायने ये हैं कि इसके तहत एडनॉक गैस भारत की एचपीसीएल को हर साल लगभग 0.5 यानी कि आधा मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी सप्लाई करेगा। हालांकि ये समझौता अभी 2028 से शुरू होगा और 38 तक चलेगा, लेकिन ये बेसिकली भारत की जो क्लीन एनर्जी की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन बात केवल गैस और तेल तक सीमित नहीं है। भारत अब यूएई के साथ मिलकर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में भी नए आयाम छूने की कोशिश करेगा। इसीलिए दोनों देशों ने न केवल बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स बल्कि उसके साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास और उसकी तैनाती पर भी सहमति जताई है। और भारत ने जो शांति बिल पास किया था, मतलब सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो कानून भी इस सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा, क्योंकि बेसिकली इससे प्राइवेट प्लेयर भी न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में आ पाएंगे। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भी एक बड़ा लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। अब भारत और यूएई सिर्फ हथियार की खरीद बिक्री नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के तहत साथ मिलकर हथियारों का निर्माण, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर भी काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत का जो मेक इन इंडिया वाला जुमला था उसमें जान फूकने की कोशिश करेगा। कितना फूक पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं व्यापार का। देखो, दोनों देशों के बीच में साल 2032 तक ये अनुमान है कि जो बायलेटरल व्यापार है वो $200 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। फिलहाल ये आंकड़ा 100 बिलियन के आसपास है, यानी कि अगले 6-7 साल में हम इसको दोगुना करना चाहते हैं। इसके लिए भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और भारत अफ्रीका सेतु जैसे जो पहल है उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत के छोटे और मध्यम यानी कि एमएसएमई जो है वो अब वेस्ट एशिया और अफ्रीका के बाजार के लिए खोले जाएंगे। इसके अलावा गुजरात की गिफ्ट सिटी में फर्स्ट अबू धाबी बैंक और डीपी वर्ल्ड जैसे जो बड़े दिग्गज हैं वो भी अपना दफ्तर खोलने जा रहे हैं, जो भारत को एक ग्लोबल फाइनेंसिंग हब बनाने में मदद करेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 3 घंटे की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इतनी बातचीत क्यों हो रही है। तो अभी तक हमने एनर्जी सेक्टर, न्यूक्लियर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और बायलेटरल व्यापार में क्या प्रोग्रेस हो सकती है भारत और यूएई के बीच में उसको समझा है। लेकिन शायद आप गेस भी नहीं करेंगे कि भारत और यूएई मिलकर अंतरिक्ष की गहराइयों को भी नाप सकते हैं, क्योंकि इस दौरे में इंडिया का इन स्पेस और यूएई का स्पेस एजेंसी के बीच में भी एक बड़ा समझौता हुआ है। इसका मकसद स्पेस सेक्टर का कॉमर्शियलाइजेशन करना और ज्वाइंट मिशन को लॉन्च करना है। साथ ही भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने और डेटा सेंटर स्थापित करने पर भी बातचीत हो रही है। और ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में जो साझेदारी है वो अब इनिशियल स्टेज से निकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक की तरफ बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 घंटे की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है अगर आप जियो पॉलिटिकल नजरिए से देखिए, क्योंकि दुनिया भर में वेस्ट एशिया के समीकरण बदल रहे हैं। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और गाजा के संकट के बीच में जो ट्रंप साहब ने एक न्योता भेजा है बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए इंडिया को, जानकारों का मानना है कि मोदी जी
और एमबीजेड के बीच में इसको भी लेकर थोड़ी चर्चा हुई है। अच्छा, चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि यूएई एक तरफ अमेरिका का बहुत ही करीबी सहयोगी है, वहीं भारत से भी उसके संबंध हर तरीके से डायनेमिकली बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया सारे सेक्टर में। तो ऐसे में एमबीजेड शायद भारत को मिडल ईस्ट की शांति प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए भी कहे होंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है आईमेक कॉरिडोर, उसके लिए भी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का एक मजबूत विकल्प बन सकता है। अब हम जरा सा बात करते हैं हमारे तीसरे पहलू की, यानी कि जो मोदी जी की घरेलू राजनीति है और जो विदेशी कूटनीति है, उसमें इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है। क्यों एक तरफ मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अरब के नेताओं को अपना भाई कहते हैं, उनसे गले मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वहां उन्हें ये चीज बुरी नहीं लगती है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर के जो भारत के अपने मुसलमान हैं, उनको इन्हीं की पार्टी टारगेट करती है। माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है ये सबको पता है। मोदी जी खुद इनको कभी घुसपैठिया, कभी ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, कभी कपड़ों से पहचानने वाला कह के संबोधित करते हैं। तो मोदी जी को ये भी सोचना चाहिए कि जो अरब के नेता हैं, उन्होंने अगर कभी इन चीजों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी तब क्या होगा। और ये बस केवल आरोप नहीं है, दरअसल एनसीआरबी के पुराने आंकड़े और हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने तो भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में रखने की सिफारिश तक कर दी है। तो सारी बात यह है कि जो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो गलत है, सही है एक बात है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि भारत के अब्दुल का तो घर तोड़ा जाता है सारे कानून तोड़ के बुलडोजर द्वारा, वहीं बाहर के अब्दुल को रिसीव किया जाता है सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी के द्वारा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की चाबी उनके पास है। भारत की 4.5 मिलियन से ज्यादा की आबादी यूएई में रहती है और वहां से जो करोड़ों डॉलर का रेमिटेंस आता है वो भी भारत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में दोस्तों पॉइंट ये है कि अरब देशों के साथ हमारे रिश्ते ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे, भले ही पाकिस्तान ने कितनी भी कोशिश की हो कि अरब के देशों को, मुस्लिम देशों को इकट्ठा करे, भारत के अगेंस्ट खड़ा करे, लेकिन ये आज तक हो नहीं पाया है। लेकिन अगर हम ऐसे कट्टर हिंदूवादी सोच की ओर बढ़ने लगेंगे और हमारे यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है अगर उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो लॉन्ग रन में इसका भारत को बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। यूएई के साथ हमारे राजनीतिक संबंध 1972 में जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था तब शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक हर सरकार ने इसको सींचा है। और आज हम केवल साथ में यूएई के बायलैटरल ट्रेड नहीं करते हैं, बल्कि ब्रिक्स हो गया, G20, I2U2, इन सारे मंचों पर भी यूएई और भारत साथ में है। यूएई का 2026 का यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस का होस्ट करना और भारत का उसे समर्थन देना दिखाता है कि हम ग्लोबल इशू पर एक सुर में बात कर रहे हैं। और बात यहाँ पे केवल यूएई की नहीं है, जितने भी अरब देश हैं उनके साथ हमारे ज्यादातर ऐतिहासिक रूप से भी फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी जी जो भाईचारा, जो सम्मान बाहर दिखाते हैं, वो देश की आंतरिक एकता में कब झलकेगा? क्या लगता है आपको? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।